नमस्कार भाइयों। हमने पिछली कक्षाओं में नागरिकता को लेकर के अपना क्लास स्टार्ट किया था। उसमें 2 क्वेश्चंस बच गए थे, तो उसको ख़त्म करके फिर हम मूल अधिकार पर चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर छूटा हुआ था कि सही कथन है, तो इसमें नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से 371 आई तक की अंतर्वृष्टि की गई है। मतलब अनुच्छेद 371 से 371 आई तक इसमें अंतर्वृष्टि की गई है संविधान में लेकर के इन राज्यों को। ठीक है, किस प्रकार से वहाँ की ये जो है नागरिकता और सब चीज़ें देखी जाएगी, तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है प्रॉपर रूप से। उसके बाद देखिए, दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत कहाँ से है, तो अमेरिका का है। अमेरिका के राज्यों का भी एक नागरिकता है और प्लस जो है अमेरिका का स्वयं यूनाइटेड स्टेट की नागरिकता दी गई है। तो डुअल नागरिकता जो है वो पॉलिसी कहाँ से आई है, तो अमेरिका से आई है। नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है तो संसद है। तो संसद चाहे तो नागरिकता को लेकर के जो कानून है उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, नए कानून बना भी सकता है कि किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण किया जाए। इसमें अनेकों प्रकार की जो होंगी वो प्रकार की जो है अर्जन की जाएंगी, तो उसमें भी ये बताया जा सकता है। ठीक है, कि नए नियम बना दिए जाएंगे किस प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप नागरिकता को लेकर के कोई डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। CAA, NRC और इनर लाइन परमिट जो है वहाँ पर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ का टॉपिक जो है अभी ये नहीं है, तो हम उसको अलग से एक टॉपिक लेकर के आएंगे, आपको वहाँ पर समझाएंगे CAA, NRC क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सही कथन इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि सही कथन है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में इसका समर्थन किया था। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट में इसका समर्थन किया गया था कि मूल अधिकार शामिल किए जाएं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर लेकर चलना है तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को वहाँ पर मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को उसकी मूलभूत अधिकार हैं, और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान को शक्ति जो मिलती है भारत की जनता से मिलती है, और भारत की जनता जब सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो भारत का संविधान भी कमज़ोर रहेगा। इसी को लेकर के मूल अधिकार लाए गए थे कि यहाँ के नागरिकों का राज्य के ऊपर जो होगा वो प्रभाव ज़्यादा जो है यहाँ से दिलाया जाएगा कि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, यहाँ के नागरिकों को भी उनका मूलभूत अधिकार है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये राज्य के ऊपर जो है एक प्रेशराइजेशन का भाग है। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। सपोज डैट भाग 3 में अगर कोई जैसे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ठीक है, भाग अनुच्छेद 17 में, तो अस्पृश्यता का जब उन्मूलन है तो देखिए कि ये जो है अनुच्छेद लागू हो रहा है, चल रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट जो है दिखाया गया है, तो इसको जो है कौन लागू करवा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लागू करवा रही है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट जो है निजता का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, आर्टिकल 21 के तहत इसमें देखिए सारी चीज़ें दी गई है। तो जीवन जीने का अधिकार है, तो ये कौन लागू करवा रहा है। ये सपोज डेट आप बंद हो जा रहे हैं, कोई गलत काम किए हैं और आपको ले जा कर के लोग जो है थाने में बंद कर दे रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट सामने पेश कराया जाएगा। तो ये नियमावली कहाँ से आई, फंडामेंटल राइट से आई, मौलिक अधिकार से आई। तो आई होप ये क्लियर होगा, नहीं होगा तो हम आगे आपको समझा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार है वाद योग्य है, मतलब मौलिक अधिकार का वाद दायर किया जा सकता है। ठीक है, मुकदमा इस पर किया जा सकता है। उसके बाद यह मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट जब आपातकालीन स्थिति हो तो उसको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपातकालीन कंडीशन में भी निलंबित नहीं हो सकते, जैसे जीवन जीने का अधिकार, वो आपका निलंबित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, एक सेकंड,
हाँ, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है तो अनुच्छेद 14 के माध्यम से, अनुच्छेद 14 के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है कौन? मौलिक अधिकार। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो है मौलिक अधिकार बेसिकली जो है वो शासन पर या राज्य पर नियंत्रण लगाता है जनता की तरफ से, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधायी शक्तियों पर नियंत्रण कौन लगाता है? तो मौलिक अधिकार लगाता है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा पतला हो जाए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार है, ठीक है। तो वही चीज़ दिया गया है कि अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है, लेकिन 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो 12 और 13 क्या है? तो 12 और 13 राज्य के बारे में बताए गए हैं कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा को इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, शिक्षण संस्थानों में जैसे कि गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 15(5) में दिया गया है। देखिए, आरक्षण किस लिए दिया गया? आरक्षण इसलिए दिया गया है कि जो निचले तबके के लोग हैं वो उच्च तबके के बराबर उनको जो है अधिकार मिलना स्टार्ट हो जाए, नहीं तो वो नीचे के नीचे ही रह जाएंगे और आगे वाला और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। इसीलिए देश में आरक्षण का प्रावधान किया गया। आपको बता दें कि आरक्षण शुरुआती में जब संविधान बन रहा था तो 10 सालों के लिए लागू था, लेकिन वर्तमान में अभी समता का अधिकार यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, लोगों में समानता नहीं दिखाई, इसलिए 10-10 साल इसको अमेंडमेंट करके बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कथन क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि समान लोगों में विधियाँ भी समान होंगी और समान रूप से प्रशासित की जाएंगी, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार के लिए किया जाता है। मतलब कह रहा है कि यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकता लाना है तो सभी पे समान विधि लगाया जाए और समान नियमावली बनाई जाए। लेकिन आरक्षण के माध्यम से कुछ ऐसे तबके हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, उनको भी सहायता प्रदान किया जाए, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, पर आर ए के सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। फिर संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 13। मतलब कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है, अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 कहता है कि जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है वो राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अपना जो होगा वो अधिक यथेष्ट माना जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे इस को लेकर के जो है वहाँ पर दिया जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ या परिसंघीय शासन प्रणाली का सबसे बढ़िया अनुच्छेद 13 उदाहरण है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। मतलब फंडामेंटल राइट के संदर्भ में अनुच्छेद 13 यह बताता है कि यदि कोई कानून जो है वो फंडामेंटल राइट को हरेसमेंट कर रहा है तो वहाँ तक वह कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की विचारधारा आई थी कि वहाँ तक वह कानून जो है निष्प्रभावी हो जाएगा, चाहे वो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून हो, चाहे राज्य द्वारा बनाया गया कानून हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार को बताते हैं, ठीक है। आपकी वाक स्वतंत्रता है और रोजगार करने का अधिकार है, कहीं पर आने जाने का अधिकार। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भारत के किसी भी राज्य में आपको जाने का अधिकार है, बशर्ते आप पर कोई संबंधित राज्य द्वारा जो है प्रतिषेध न किया गया हो, ठीक है। उसके बाद भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जहाँ पर है, तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से यहाँ भी ये चीज़ बताया गया है। आर्टिकल 14 में भी बताया गया है, ठीक है, और आर्टिकल 16 में भी बताया गया है, ठीक। एक सेकंड।
उसके बाद धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे वर्गीकृत किया गया है समता के अधिकार के अधीन। मतलब धार्मिक आधार पर आप किसी को जो है विभेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ बताया गया है? तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये 5 अनुच्छेद हैं यहाँ पर, 14, 1, 15, 16, 17 और 18। 1, 2, 3, 4, 5 5 अनुच्छेदों में चीज़ बताया गया है कि सभी को समता का अधिकार है, ठीक है। विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधियों का समान संरक्षण जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक कहा गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है समता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है कानून के समक्ष समता का अधिकार, सामाजिक समानता और अवसर में समानता, ठीक है। तो सामाजिक समानता है, अवसर में समानता है और कानून के समक्ष समता का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक की बातें कही गई हैं। फिर यहाँ पर देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है तो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 का मतलब बड़े कारखानों पे आप जो है उनको नहीं लगा सकते हैं। राइट होल माइंस में जैसे बच्चों को घुसाया जाता था तो वहाँ पर रोक लगाई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चों का आप जो है शोषण मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं हो सकता है, ये चीज़ बताया गया है। ICPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 24 के तहत बाल अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया हो, यदि इस अपराध के दायरे में मदद अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में देखा जाएगा। SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के बारे में चीज़ बता रहा है, तो अनुच्छेद 17 यहीं से लिया गया है, तो ये चीज़ इसके बारे में बताया रहा है। उसके बाद देखिए, भारत में अस्पृश्यता के निवारण और निम्न उपायों द्वारा किया जाता है, तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति कर और जन जागरण द्वारा, मतलब सामाजिक आप जागरूकता स्थापित कर दीजिए, एजुकेशन दे दीजिए, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अर्थात एजुकेशन के माध्यम से समाज का हर तबका आगे बढ़ सकता है, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ हो। और कानून बनाकर भी जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर समानता स्थापित की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि लोकसभा में सीटें दी गई हैं, कानून बनाकर दी गई हैं आर्टिकल 330 के तहत। राज्यसभा में सीटें दी गई हैं 331, 332, 333 और 330 में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये सब चीज़ें, और जन जागरण द्वारा तो आप सामाजिक जागरूकता स्थापित करिए, संविधान के बारे में लोगों को बताइए, जिससे कि लोगों में जन जागरण उत्पन्न हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मद्रास राज्य बनाम दोयराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मतलब भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, तो वो कहाँ पर संशोधित किया गया था? तो वो किया गया था कि दोयराजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 के मामले में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हैं, तो ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 17 में। उसके बाद भारत का संविधान अस्पृश्यता, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो है प्रेस की, मतलब व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं बताया गया है कि आपका प्रेस की आज़ादी है, ठीक है, लेकिन वाक स्वतंत्रता के आधार पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो है बताया गया है कि जो है आप प्रेस की आज़ादी इसी पर ले सकते हैं, जो कि वाक स्वतंत्रता और कहीं ना कहीं प्रेस एक दूसरे से सम्मिलित हैं। प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? कमेंट में बताइए। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की कहा गया है, तो आर्टिकल 19 में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है। भारत स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए। मतलब ऐसा अधिकारी आप उसको घेराव कर लेना है, अपना कर्तव्य ना निभा पावे, तो वहाँ पर आपका जो है ये फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा, ठीक है। नागरिक की विचार, अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मामला है। यहाँ पर देखिए संविधान में लेकुना उत्पन्न हो रहा है। कोई अधिकारी चाहे तो इसका हनन भी कर सकता है, क्योंकि वो कहेगा मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी देखिए फंडामेंटल राइट कमज़ोर हुआ। तो ये कंडीशंस हैं जो कि संविधान में लेकुना के रूप में देखे जाते हैं।
लेकुना का मतलब होता है जहाँ पर संक्रमण जोन हो, ये क्लियर ना हो पाए कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा पक्ष गलत है, ये जांच का विषय और इंटरप्रिटेशन का विषय आ जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है तो अवांछनीय आलोचना के कारण। यदि आपका कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है तो आपकी उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का भी जो लोग है आलोचना करते हैं तो क्या वो रोक लगा देते हैं? नहीं करते हैं ना, तो इसी कारण। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है तो आर्टिकल 21, जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये मामला खुल करके आया कि व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 1(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। अनुच्छेद सब क्लॉज 1(d) के तहत जो है एकांतता का अधिकार, मतलब आप अकेला रह सकते हैं, आपको एकांत रहने का आज़ादी है। वो भी एक, और रस भी जो है एक किसी की एकांत रस होता है, वो भी एक प्रकार का रस है, तो एकांतता का अधिकार आपको मिलना चाहिए, आप अकेले रह सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ पर ये दी गया है? अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है तो धर्म का प्रचार करना, सिक्कों को कृपाण धारण करना एवं रखने का अधिकार। यहाँ पर देखिए शस्त्र का वो मामला नहीं है, वहाँ पर जो है ये सिक्ख का कृपाण जो है उनकी धर्म मॉन्यूमेंट का प्रतीक है, धर्म एक तरीके से दिखाने का प्रतीक है, तो वो कर सकते हैं। फिर राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण अधिकार है, तो समाज में सुधार करने के लिए जो विधि बनाया जाता है वो बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है इसमें। ठीक है। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे अभी हाल ही में मदरसे पर रोक लगाई गई कि मदरसा जो है बंद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन का पालन जो है नहीं हो रहा था। किस गाइडलाइन का? तो जो है नई शिक्षा नीति का पालन नहीं हो रहा था, इसी कारण जो है मदरसों पर रोक लगाई गई थी। तो संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य तथा सदाचार के लिए। तो अनुच्छेद 25 में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन ये विचारधारा बताई गई है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही है कि वो कृपाण धारण करते हैं, वो एक जो है उनका मोन्यूमेंट है, एक दिखाने का वो है। जैसे कि अब जैसे त्रिपुंड लगाते हैं हिंदू, या भगवा वस्त्र धारण करते हैं, या अपने हाथ में एक कुंडली लिए रहते हैं, कमंडल लिए रहते हैं, सॉरी। तो ये क्या है? ये एक धार्मिक प्रतीक है, तो धार्मिक प्रतीक के रूप में कृपाण भी सिखों का जो है वो दिखाया गया है और धार्मिक प्रतीक है। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर निषेध है। यदि मानव का दुर्व्यापार कर रहे हैं, मतलब मानव तस्करी कर रहे हैं और बलात्श्रम जबरदस्ती मजदूरी करवा रहे हैं, तो ये कहाँ पर है? तो बधुआ मजदूरी उन्मूलन और मानव देह व्यापार जो है या दुर्व्यापार जो है, मानव तस्करी जो है, अनुच्छेद 23 के तहत इसको रोका गया है, 23 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा गया? तो कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध है। राइट होम माइंस हो तो वहाँ पर जो है ये प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 24 में कि बच्चों को जो है वहाँ पर काम करने से रोका जाए जो कि खतरनाक काम वहाँ पर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 है, तो यहाँ पर 24 दिया गया है। फिर अनुच्छेद 26 में देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, मतलब कि यदि कोई धार्मिक कार्य करना चाहता है तो शांतिपूर्ण ढंग से धार्मिक कार्य करे, तो उसमें प्रबंध करने की व्यवस्था की गई है। आप अपने धर्म का जो है कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव कि दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब जिनकी संख्या कम है जिस राज्य में, तो उनके हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में दिया गया है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर निषेध, आर्टिकल 24 में बच्चों को कारखानों और आदि में बालकों को नियोजन करने पर, काम करने पर प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता है कि आप धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध कर सकते हैं। जैसे आपको मुहर्रम लगता है तो ये सब चीज़ें अनुच्छेद 26 के तहत आती है। ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो आर्टिकल 32, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार कहाँ पर दिया गया? अनुच्छेद 30 में दिया गया है। मदरसा जो था उनके अपने मनपसंद की शिक्षण संस्थान, लेकिन वो शिक्षण संस्थान होना चाहिए, ये लगे कि पढ़ाई जा रही है। देखिए
अल्पसंख्यक वर्गों में मदरसा और मकतब दो चीज़ होती हैं। अल्पसंख्यक यहाँ मुस्लिम को ही लेकर के नहीं चल रहे हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्याएँ कम हैं, ठीक है। तो मैं सपोज मुस्लिम के यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं तो मैं उनको लेकर के चल रहा हूँ। हालांकि ये भी काउंट करने का विषय है कि अल्पसंख्यक हैं कि नहीं हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो अनुच्छेद 30 में उनको अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान खोलने की आज़ादी दी गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम, और अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों पर जो बच्चों का व्यापार करने पर नियोजन करने पर बच्चों का नियोजन करने में काम करने पर निषेध है, ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता का प्रतिबंध है, मतलब आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्र प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग चाहें तो अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए गए हैं तो मौलिक अधिकार परिवर्तित किए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 16(2) में यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है थोड़ा देख लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर ये सार्वजनिक नियुक्ति आप कर रहे हैं तो उसको धर्म, जाति, वंश के, लिंग के आधार पर आप भेद नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आरक्षण का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उनको भेद नहीं करना है, बस थोड़ा उनको पहले स्थान देना है, ये चीज़ इसमें है। अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। तो किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या इसमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य के में सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है और धर्म के आधार पर उनको किसी भी शैक्षिक संस्थान में पढ़ने की आज़ादी है, ठीक है। अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यक को चाहे वो धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। ये भी एक मौलिक अधिकार है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 31(1) लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार की सेवाएं उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वर्जित नहीं, यदि कानूनी आधार पर कोई व्यक्ति को वंचित किया जाता है संपत्ति से तो कानून के माध्यम से ही किया जाएगा, अन्यथा किसी भी माध्यम से उसको संपत्ति से उसके वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 31(1) में लिखा गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट था कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको बाद में जो है इसको 300A में रख दिया गया, आर्टिकल 300A में इसका प्रावधान किया गया और वैधानिक अधिकार कर दिया गया। मौलिक अधिकारों के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसमें हाई कोर्ट भी आते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों आते हैं। सही कथन है, तो सही कथन इसमें क्या है, तो के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य के रूप में थे। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें से के.एम. मुंशी भी थे, ठीक है, और एक गैर कांग्रेसी थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज्य की संस्कृति प्रस्तुत की गई थी, ये भी सही है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में दिया गया था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत या पंचायत समिति की बात कही गई थी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कौन है, तो उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट है। डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। फिर यहाँ देखिए कथन है, अनुच्छेद 32 डॉक्टर अम्बेडकर इसकी आत्मा कहा था, ठीक है, कहा था उन्होंने। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रावधान है, सही। यदि कोई संस्था जो है मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करती है तो अनुच्छेद 32 के तहत उसमें परमादेश, और उसके बाद अधिकार परीक्षा, उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन सब पाँच प्रकार के रिट्स हैं। 5 प्रकार के रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर जो इंक्रोचमेंट किया जाता है उसको जो है वो बहाल करती है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, दोनों सही हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है तो हैबस कार्पस, यदि आपको बंद कर दिया गया है तो हैबियस कार्पस के माध्यम से जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के माध्यम से आपको